I have solved your complete paper of OMSM, Management Accounting and Cost Accounting, and this is what I understood. Hi everyone, मैं हूँ पलक शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट OMSM कॉस्ट एंड MA का पेपर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि MCQs कैसे पूछे गए थे, लेंथ क्या थी और टफनेस कैसा था। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है, जिससे रिलेटेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सजेस्टेड आंसर्स जो मैंने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट वांटेड टू अपडेट यू दैट हम SCM की क्लासेस लेके आ रहे हैं फॉर CMA फाइनल। तो अगर तुम फॉर श्योर हो कि इस बार तो हम CMA इंटर निकाल रहे हैं भाई साहब, और अगर आपको आगे CMA फाइनल की प्रिपरेशंस करनी है तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसके लिए एक फॉर्म मैंने बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर showing your interest for strategic cost management classes. Now let's start with our first subject, that is OMSM. MCQs कैसे थे? बहुत आसान, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और प्रीवियस अटेम्प्ट के देख लिए होंगे तो आप आराम से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। मुश्किल से 3 प्रैक्टिकल पूछा था MCQ के अंदर, बाकी सारा का सारा थ्योरी। मतलब तुमने 10 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए होने चाहिए अगर तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो। एकदम आसानी से, बहुत सिंपली ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तो क्या ये पेपर लेंथी था? आंसर इज नो। क्या ये पेपर टफ था? आंसर इज नो। क्यों? समझना, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट। तुमको क्वेश्चन देखते ही सारा आंसर याद आ जाएगा। इवन थ्योरी के लिए भी, थ्योरी में देखो रिसेंट ट्रेंड पूछा गया चैप्टर नंबर 1 का, ये सबको याद होना चाहिए, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछा गया, वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन बताना है। ये तो मतलब ऐसे लाइफ साइकिल सुनते ही ये याद आ जाता है हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड पे भी आपको चैप्टर नंबर 7 का वो मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी मशीन को कब रिप्लेस करें वो वाला क्वेश्चन है, वो भी डायरेक्ट आपको रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपका टोटल मशीन का कॉस्ट 5,50,000 का है, और इसमें से आप रीसेल वैल्यू को माइनस कर दोगे तो रिप्लेसमेंट वैल्यू मिल गई। यही सारे साल के लिए रहेगी और ये मेंटेनेंस कॉस्ट मिल गया। दोनों को क्यूमुलेटिव करने के बाद दोनों का टोटल ले लेंगे और एवरेज कर लेंगे, हो गया बात खत्म। और फिर बताना है कितने साल में होगा, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स पे आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3B की, तो इसके अंदर तो वो तुम्हारा डिमांड फोरकास्टिंग पूछा गया, X और Y वाला। तो 2 इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है, हो गया। फिर बता दो 5 करोड़ का अगर कैंपेन चला रहे हैं तो कितने की सेल्स होगी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, असाइनमेंट में भी तुमको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है, एक बार इंप्रूवमेंट करोगे काम खत्म। नेक्स्ट, साइमुलेशन में भी कोई घुमाया नहीं, प्रोबेबिलिटी दे दिया, रैंडम नंबर दे दिया, बस निकालना है। नॉर्मल जो रेंज निकाल के अपन टेबल बनाते हैं और उसके बाद आपको एवरेज करके शो कर देना है, हो गया काम खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LPP का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन पूछा है तुमसे, और वो भी बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन। तुम्हारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और ये जो अपने आर्स है उन सबको जितने अवेलेबल है उतने ही इस्तेमाल करने हैं, और एट द एंड लिख देंगे कि X और Y मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हो गया। फिर आ जाओ पर्ट का क्वेश्चन। पर्ट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालने बोला है, वेरिएंस निकालने बोला है, कोई फ्लोट वाला झंझट दिया ही नहीं इस बार। डायरेक्ट तुम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, नेटवर्क डायग्राम बनाओ, क्रिटिकल पाथ बनाओ और उसके बाद तुम वेरिएंस निकाल के बता दो, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट, अब तुम थ्योरी क्वेश्चन देखो जो SM वाले हैं, एकदम डायरेक्ट पूछे गए। स्मार्ट गोल्स, तो स्मार्ट को देख के ही याद आता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। तुम स्मार्ट देख के लिख सकते हो। ब्लॉकचेन के बारे में पूछा, एग्जैक्टली वर्ड लिख दिया प्रॉपरली तो तुम आराम से लिख सकते हो। पेस्टल भी नाम लिखा हुआ है, तो देखो मेरे को याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा है मेरे को करना क्या है। पेस्टल, तो पेस्टल से याद आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये 5 मेन स्टेप्स देखते ही हमको सारा वर्ड टू वर्ड याद आ जाता है कि फॉर्मुलेशन के क्या क्या, प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पूछा और BPR के बारे में पूछा। तो सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस जिनको देख के ही आपको खुद ही आंसर याद आ जाए, इस टाइप का पेपर था OMSM का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे करके टफ पे आते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे पहले MCQs देखते हैं। MCQs और सिंपलेस्ट, बहुत आसान MCQs पूछे गए थे। तुमने क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस अटेम्प्ट, स्टडी मैट, सिर्फ इतना ही,
तो भी तुम आराम से कर सकते हो। जो एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट ने दिया वो भी नहीं किया होता, सिर्फ उतना ही किया होता, तो भी तुम्हारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो सकते थे। ऐसे वाले क्वेश्चन से मुश्किल से 3 या 4 ही तुमको प्रैक्टिकल पूछा गया, सारा थ्योरी है बाकी। फिर आ जाओ, अगर मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्या पेपर टफ था? आंसर इज नो। क्या पेपर लेंदी था? थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पूछते थे, अब 2 पूछ लिया, तो वो सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए ना वो बहुत सिंपल थे। सबसे पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मैट से आया है, कॉस्ट शीट बनाने वाला, आपको प्रेजेंट वाली सिचुएशन, और अगर हमारा ये सारे खर्चे इतने इतने बढ़ जा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो वाली सिचुएशन आपको शो करनी थी। क्वेश्चन स्टडी मैट में है, डायरेक्ट उठ के आया है। अब ये वाला क्वेश्चन ना पता नहीं क्यों, मैंने जिस स्टूडेंट से बात की है उन स्टूडेंट ने बोला कि हमको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन अगर तुम ये पढ़ो ना तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें तुमको ईओक्यू वाला जो कैलकुलेशन होता है वो निकालना है, तुमको यूनिट्स भी बता दिए गए हैं कि कितनी क्वांटिटी तुम ऑर्डर करोगे। इसका आंसर मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, ऐसा टेबल तुम नहीं बनाते हो, ऐसा टेबल तो तुम ईओक्यू के अंदर बनाते हो। 400, 800, 2400, 4800, 9600, इतनी क्वांटिटी हम एक ऑर्डर में ऑर्डर कर रहे हैं, यही लिखा है बस इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लिखा है, और सब में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं वो दिया हुआ है। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास हर एक सिचुएशन पे कितना डिस्काउंट लग रहा है वो भी दिया है। इवन तुमको जो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट होता है वो भी परसेंटेज नहीं है, वो भी एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वो भी कैलकुलेशन करने का झंझट नहीं। सारे अमाउंट्स को उठाओ और टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का खर्चा, टोटल ऑर्डरिंग का खर्चा और टोटल परचेस प्राइस निकालो, और सबको टोटल करने के बाद बता दो कौन सा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारा 4800 वाली क्वांटिटी सबसे बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन आर रेट वाला पूछ लिया, कॉम्प्रहेंसिव मशीन आर रेट है, प्लस साथ ही ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, और ट्रीटमेंट भी इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह अलग अलग कर दिए। जैसे वर्कबुक देखोगे तो उसके अंदर अलग ट्रीटमेंट है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे तो उसके अंदर इसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अब इसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व करके तुम्हें सजेस्टेड आंसर में दिया है, एक बार चेक कर लो। मे भी इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, तो उस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसके बाद वाला अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुमको कॉस्ट शीट बनानी है और फाइनेंशियल पोजीशन शो करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया होगा वो शो करना है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए ए बी प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना लगेगा वो दे दिया है। और अगर आप नोटिस करो तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सिर्फ मेरे को प्रोडक्शन और ऑफिस ओवरहेड का खर्चा दिया है, मतलब मेरा मटेरियल और लेबर वाली चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। तो इससे मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल के बता दूंगी दोनों सिचुएशंस का, कि कॉस्ट शीट में कितना आ रहा है, फाइनेंशियल में कितना आ रहा है। रिकंसाइल करने नहीं बोला, रिकंसिलेशन के टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन रिकंसिलेशन मांगा नहीं है। तुम चाहो तो प्रेजेंट करके शो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं था। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पे फ्रेट पर टन पर ट्रिप निकालना है, पर किलोमीटर नहीं निकालना है। तो ये चीज़ एक थी जो ध्यान रखने वाली थी, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी बहुत सिंपल, बस एक ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे को प्लांट यूज्ड दिया है 15,000 का, 15,000 का प्लांट हम इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो पूरे साल भर चला। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हुआ कि हमारा प्लांट 3,000 का लॉस्ट हो गया, तो यार 15,000 का प्लांट लेके आए थे, 3,000 का घूम गया, तो बचा कितना, 12,000। तो 12,000 के प्लांट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, और वही डेप्रिसिएशन हम शो कर देंगे खर्चे में। फिर आ जाओ प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन है वैसा ही उठ के आया, आपको बताना है सिर्फ प्रोसेस सी में कितना वेस्टेज होगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, लेबर के वेरिएंसेस बहुत आसान। फिर उसके बाद बीपी निकालना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ना, इसलिए बच्चे उसको नहीं करते थे, तो इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया, तुमको तोड़ तोड़ के 7-7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दिया, और सिंपल भी दिया, बहुत सिंपल। अगर तुमने पढ़ा होगा बेसिक्स भी तो तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ बीपी निकालना है, टारगेट प्रॉफिट है तो उसके लिए कितनी यूनिट्स सोल्ड होंगी ये बताना है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन ये वाला भी है, इसमें भी आपको टारगेट प्रॉफिट वाला ही कैलकुलेशन करना है। फिर आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको डिसकंटिन्यूएंस, मतलब मैं ए को डिसकंटिन्यू कर दे रही हूँ और बी और सी का 50-50% बढ़ा दे रही हूँ, तो क्या होगा ये बताना है। तो अभी की सिचुएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे जो दिया ही हुआ है, और फिर ए को हटा के बी और सी की क्वांटिटी को 50-50 बढ़ा के वो कैलकुलेट करके देख लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा वो बढ़िया, जहाँ कम वो खराब।
तो यहाँ पे प्रॉफिट जब बी और सी को 50% बढ़ा के हम रख रहे हैं तो ज़्यादा आएगा, ए को हटाना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कैश बजट आया था तुम्हारा, बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस तुमको स्टडी मैट में भी मिलते हैं, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर आ जाओ थ्योरी पे, तो कैश 5 पूछा गया जो पहले भी प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है। चैप्टर नंबर 1 से इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। आइडल टाइम के बारे में मोस्टली ट्रीटमेंट पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपको रीजंस फॉर आइडल टाइम पूछ लिया है, तो नॉर्मल एबनॉर्मल आइडल टाइम किस किस रीजंस की वजह से होता है वो बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पूछा है, तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, उनके बारे में यहाँ लिखना था, ठीक है। हो गया ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर, जिसको मैं बोलूँगी थोड़ा सा लेंदी था। MCQs बहुत आसान थे, बहुत सिंपल, और अगर मैं टफनेस की बात करूँ तो टफनेस भी ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। सिर्फ एक क्वेश्चन था थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाला, बाकी सारे कुछ एकदम ऐसे भयानक टाइप का नहीं आया ना। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो क्या ये पेपर टफ था? थोड़ा तो टफ बोलूँगी यार मैं, हाँ, थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा टफ भी था। कुछ कुछ क्वेश्चंस पे घुमा फिरा के पूछा है। सबसे पहले तो हम MCQs की बात करते हैं। MCQs बहुत सिंपल, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाने बोल रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन में तुमको लगाना था दिमाग, सारा कैलकुलेशन करना था मशीन आवर्स, फिर उसको टोटल खर्चे से डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकालना था। सिमिलर वे में ये वाला क्वेश्चन देखो, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, इसके अंदर भी तुमको रेशियोज वगैरह दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सेल्स को हमने 100 मान के फिर सॉल्व किया तो सही आंसर आ रहा है। फिर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये जो तुम नॉर्मल PV में करते हो वो वाला क्वेश्चन, ये वाले में भी तुमको इंडिफरेंस पॉइंट का कैलकुलेशन करना था जो हमने क्लासेस के अंदर किया हुआ है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना यूनिट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जो मैंने यहाँ पे करके तुमको दिखा दिया। बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही आसान थे। सिमिलर वे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो आपको MCQs पूछेगा वो भी बहुत ही सिंपल टाइप के पूछे गए हैं। रेसिडुअल इनकम का भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया यहाँ पे। तो तुमने अगर पढ़ा था अच्छे से, तुमने थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो तुम MCQs को अच्छे से कर सकते हो। MCQs अगर स्टडी मैट और प्रीवियस अटेम्प्ट से बस किए होते तो भी तुम आराम से इन MCQs को रेफर कर सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। अब बात करें पहले क्वेश्चन की, एकदम इजी, तुमको मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल के बारे में डिफरेंस पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन ABC वाला भी एकदम इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब कुछ दिया है क्वेश्चन के अंदर ही, कैलकुलेट करके तुमको बस प्रेजेंट कर करके शो करना है, और एट द एंड पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है। तो देखो कितने ऑर्डर्स हैं वो भी दिया हुआ है, प्रॉपरली कैलकुलेट करके, मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स और खर्चे भी हर एक के अलग अलग करके दिए हुए हैं। बस मेरे को इनको उठाना है, इसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर का रेट बनाना है और टोटल खर्चे निकाल के बताने। और ध्यान रखना, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, तो तुमको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का टोटल और फिर सारे के सारे ओवरहेड्स का टोटल करके तुमको शो करना था यहाँ पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, I'll say कि ये लेंदी था और इसमें दिमाग भी तुमको अच्छे से खासे से लगाना पड़ता। अब मोस्टली क्या होता ना, मैं बताऊँ तुमको, ये जो 3A पूछा गया ना, इतना ही बड़ा क्वेश्चन पहले इंस्टीट्यूट 14 मार्क्स में पूछ लेती थी, अब तुमको यही बड़ा वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया। तो टाइम टेकिंग था, अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा लेंदी भी था, जिसकी वजह से तुम्हें ये 7 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगा होगा एग्जाम के अंदर भी। अब इसमें तुमको मेक और बाय के बारे में पूछा गया है, लेकिन मेक और बाय में भी अलग अलग सिनारियोज हैं, जैसे ABCD में से कौन सा बाय करें, तो इसमें आंसर आ रहा है D, हमें बाय करना पड़ेगा। अब D बाय करने के बाद भी ना A की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसको मैं सेकेंड शिफ्ट में करूँ या बाय करूँ, मेरे को ये भी सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे भी A के लिए भी सेकेंड शिफ्ट ही बेनिफिशियल है, बाय करना बेनिफिशियल नहीं है। बाय सिर्फ हम D को करेंगे, ABC हम घर में बनाएंगे, A का कुछ फर्स्ट शिफ्ट में बन जाएगा और कुछ सेकेंड शिफ्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3B, ये आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का पूछा गया था, डायरेक्टली इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ डिस्कस करने बोला है, कुछ सॉल्व करने नहीं बोला है, तो सिर्फ डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A, ये क्वेश्चन भी अगर BP विद सेमी वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपने किया है, जहाँ पे सेमी वेरिएबल स्टेप डाउन मैनर में होता है, अगर वाला क्वेश्चन आपने किया है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। वही क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आया है, बस थोड़े बहुत नंबर्स वगैरह चेंज कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो सेमी वेरिएबल क्या है, रूम रेंट और लोकल ट्रांसपोर्ट सेमी वेरिएबल था, और इसमें मैं अगर आंसर बताऊँ ना तो 514 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया है तुमसे। ये ऊपर की यहाँ तक की ना इन्फॉर्मेशन कोई काम की ही नहीं थी, कोई काम की नहीं थी, यहाँ से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है।
तो वो फालतू की इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तुमको पूछा गया था कि हमको प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो टिन है, हमारे पास टीन के कंटेनर्स, वो अगर स्क्रैप हो जा रहे हैं तो उसे बेच दे, या फिर उस स्क्रैप्ड टीन से ही हम 5 लिड्स बना लें अपने कंटेनर की। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बेनिफिशियल था? 5 लिड कंटेनर की बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू टीन को बेचना। ठीक है, आंसर एक बार पूरा डिटेल देखना है तो सजेस्टेड आंसर ओपन कर लो, वहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5A की अगर मैं बात करूँ, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तुमको बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर करके वेरिएंस निकाल के बताना है पहला। फिर प्रॉफिट को एनालाइज करने बोला है क्वेश्चन ने, तो ये ध्यान रखना है। तो कॉस्ट वेरिएंस तो नॉर्मली जैसे तुम निकालते हो वैसे निकालोगे, सेल्स प्राइस वेरिएंस जैसे तुम निकालते हो वैसे निकालोगे। तुम सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस निकाल लो, सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालो, दोनों से काम बन जाएगा। लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में तुमको वॉल्यूम, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालना था, तुमको सेल्स के मार्जिन का वॉल्यूम वेरिएंस निकालना था यहाँ पे। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको घुमा दिया। अब सेल्स का मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्यों निकालना है? क्योंकि प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं हम, सेल्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं तो वो उसके लिए मेरे को अपना खर्चा, अपना सेल्स दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा वॉल्यूम के समय पे। सिर्फ मैं सेल्स का प्राइस को कंसिडर करके नहीं निकाल सकती। दैट इज़ वाई मेरे को सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना था यहाँ। मटीरियल का क्वेश्चन बहुत आसान और डायरेक्टली तुमसे पूछा गया, कोई झंझट वाला क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, ये बजट वाला क्वेश्चन बहुत आसान, आपका कैश बजट वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान। अब देखना, ध्यान देना, मोस्टली क्या होता है ना, चैप्टर नंबर 3 से 21 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका 3 और 4 डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट से। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, तो उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं बजट वाले से बात करूँ तो उससे ऐसा होता है कि उससे या तो 14 का आएगा या तो 7। मतलब ऐसा होता था कि स्टैंडर्ड से अगर 7 आ रहा है तो बजट से 14, अगर स्टैंडर्ड से 14 आ रहा है तो बजट से 7। लेकिन इस बार क्या चेंज किया इंस्टीट्यूट ने, ये चैप्टर नंबर 3-4 मतलब मार्जिनल से 14 का पूछा, स्टैंडर्ड से 14 का पूछा, बजट से भी 14 का पूछा। तो इस टाइप का बाइफर्केशन उन्होंने किया है इस बार। तो इसके मार्क्स को कम करके इन दोनों को 14 मार्क्स का पूछ लिया गया है इस बार। तो थोड़ा बहुत पैटर्न हर जगह बदल रही है इंस्टीट्यूट। तो कैश बजट भी बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन। ये फ्लेक्सिबल बजट तो उससे भी ज़्यादा आसान। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ ROE, आपको निकालना है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे निकाल सकते हो, बस इसको आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ईवा में भी तुमको कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था जो डायरेक्टली बन जाता। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप बताना है ROE और ईवा में क्या है। तो ये तुमको थ्योरी भी इंस्टीट्यूट कोशिश कर रही है कि हर जगह पे थोड़ा बहुत थ्योरी भी घुसा दो। ठीक है, फिर इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें। अब ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व के अंदर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है ये चीज़ कि अगर फिक्स्ड ओवरहेड हो जो रेट पर आवर में दिया है और टोटल में दिया है, और ये भी लिखा है कि शॉर्ट ऑफ वर्क है, तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज नहीं करना है नेक्स्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट ऑर्डर में बिना फिक्स्ड ओवरहेड के आप कैलकुलेशंस करोगे। और नेक्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे होगा? 30 पहला ऑर्डर था, अब 90 है, तो क्या हुआ, पहला 30 था, फिर उसके बाद 30 को मैं फर्स्ट ऑर्डर मान लूँगी। ठीक है, फर्स्ट बैच। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होता है तो डबल किया, फिर क्यूमुलेटिव होता है तो फिर से डबल किया। तो 4 बैचेस में मेरे पास टोटल 120 यूनिट्स हो जाएंगे। 120 में से पहले ऑर्डर की 30 यूनिट्स माइनस करो तो 90 बन रहे हैं। तो इस टाइप का कैलकुलेशन तुम्हें करना था। और 80% लर्निंग रेट है, 80% के हिसाब से टाइम को रिड्यूस करते जाएंगे। अब टाइम किसके हिसाब से लेना है? तो 0.5 पर लेबर आवर यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है भाई साहब। तो इसके हिसाब से देखोगे फिक्स्ड ओवरहेड के हिसाब से तो 12,000 का आवर्स आ रहा है, और अगर तुम वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से देखोगे तो 6,000 के घंटे आ रहे हैं। तो हमेशा घंटे या लेबर के आवर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड डिफाइन करेंगे हमारे लेबर के आवर्स को, जो 6,000 घंटे आ रहे हैं, ना कि फिक्स्ड ओवरहेड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये 6,000 घंटे को कंसिडर करके कैलकुलेशन करना था। फर्स्ट बैच का 6,000, फिर 80% करके रिड्यूस करते जाओगे एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं कंसिडर करेंगे। जब शॉर्ट ऑफ वर्क होते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं कंसिडर किया जाता। अगर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा होता तो मैं लेती, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान, तुमको मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, लाप्लेस और हर्कविज निकालना था। रिग्रेट वाला झंझट भी इसमें नहीं दिया, तो बहुत सिंपल हो गया ये सॉल्व करना। ठीक है, फिर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, एकदम ईजी और डायरेक्टली पूछा गया। तो कुछ कुछ
क्वेश्चन है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है इंस्टीट्यूट ने, बाकी पेपर तुम्हारा आसान है अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है। सारे क्वेश्चंस जो पास्ट अटेम्प्ट के थे, स्टडी मटेरियल के थे, वो किए हैं, तो आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए था। ठीक है, बाकी बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा पेपर एक्चुअली कैसा गया, और तुम्हें अगर सजेस्टेड आंसर चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, राधे राधे, बाय बाय।